हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ एंड जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस प्रोसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम मियोसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल्स यानी कि गैमेट्स, each of which has half the number of chromosomes as compared to the original diploid parent cell। माइटोसिस में हमने देखा था कि अगर एक सेल है, अगर वो डिवाइड कर रहा है यानी कि 2 डॉटर सेल अगर वो बना रहा है और अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम ही जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसा पेरेंट का सेल है उसी तरीके से डॉटर सेल भी बनेंगे। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 और 23 डॉटर सेल में जो है क्रोमोसोम नंबर जाएगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें 2 इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म सेल आएगा, फीमेल में एग आएगा और दोनों में ही अगर 46 हुआ तो डॉटर सेल में क्या होगा, 92 नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम का। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस हमें चाहिए जिससे कि जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम हो वो भी 46 हो। इसीलिए आया प्रोसेस मियोसिस। इसमें क्या होगा कि जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो 23 आएगा पेरेंट सेल से यानी कि मेल से, 23 आएगा फीमेल से और जो डॉटर सेल बनेगा वो उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस है यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बिकम गैमेट्स व्हिच बाय यूनियन विद अनदर हैप्लॉइड सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि हैप्लॉइड सेल से हम क्या बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। ठीक है, तो 2 हैप्लॉइड सेल जो है फ्यूज करेंगे और डिप्लॉइड सेल बनाएंगे यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। मियोसिस अकर इन जर्म सेल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जो बाकी की सेल हैं यानी सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे कि हमारा स्किन हो गया या हमारे गट सेल्स होंगे, ये हमारे सोमेटिक सेल हैं। जर्म सेल यानी कि जो हमारे गोनेट्स हैं यानी कि स्पर्म हो गया, एग हो गया, ये हमारे क्या है? जर्म सेल हैं। तो हमारे जो ऑर्गन है यानी कि ओवरी और टेस्टिस, उसी में मियोसिस का प्रोसेस होगा स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए और एग को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पज ऑफ मियोसिस। द मियोसिस मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ हो जाएगा और उसी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे किसी भी स्पीसीज के अंदर। बाय क्रॉसिंग ओवर द मियोसिस रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ जीन्स एंड thus causes the genetic variation. These variation are the raw material of the evolutionary process। एक चीज इसमें आई है एक्सचेंज ऑफ जीन। ठीक है, तो मियोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्सचेंज होता है यहाँ पे जीन्स का। वो कैसे होगा हम पढ़ेंगे उसको, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मियोसिस में किसी भी स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए ये जरूरी होता है। दूसरा, इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। अब जो मियोसिस का प्रोसेस है उसको हमने 2 तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे, 2 स्टेजेस में हम उसको पढ़ेंगे। मियोसिस इज कंपोज ऑफ 2 राउंड ऑफ सेल डिवीजन। वो क्या है? मियोसिस 1, मियोसिस 2, या इसको आप मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड भी बोल सकते हो। तो ये 2 तरीके से होगी। ईच राउंड ऑफ डिवीजन कंटेन अ पीरियड ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि किसी भी सेल साइकिल के में जो है वो G1, G2 और S फेज आते हैं, तो क्या जो मियोसिस है वो भी सेल साइकिल फॉलो करती है? तो मियोसिस भी सेल साइकिल फॉलो करती है। इसमें भी जो है इंटरफेस आता है, उसी के बाद में मियोटिक डिवीजन होता है। मान लीजिए ये सेल साइकिल है, इसमें G1 उसके बाद S जहाँ पे जो है डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद G2। ठीक है, उसके बाद आता है M1 यानी कि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होगा, मियोसिस 1 होगा। उसके बाद में जो है मियोसिस सेकेंड होगा। तो ये जो मियोसिस
1 है और मियोसिस 2 है, इसके बीच में जो गैप आता है इसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इसको इंटरकाइनेसिस टर्म दी गई है। अब देखिए यहाँ पे ये है मियोसिस, मियोसिस जो है उसमें मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस 1 में भी जो है हम 4 स्टेज पढ़ेंगे जो हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। ठीक है, और मियोसिस सेकेंड में प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस सेकेंड एंड टीलोफेस सेकेंड। 4 स्टेज इसमें भी होगी और 4 स्टेज मियोसिस सेकेंड में भी होगी। बट यहाँ पे जो मियोसिस 1 में प्रोफेज फर्स्ट जो आप देख रहे हो, इसमें फर्दर जो है सब स्टेजेस होती हैं 5 तरीके की। कौन कौन सी? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे प्रोफेस 1 जो होगी मियोसिस की, वो सबसे लंबी स्टेज होगी और सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्या आपने ध्यान में रख लिया? अब आगे चलते हैं। मियोसिस 1 हम सबसे पहले देखेंगे। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फेसेस। अभी जो हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। और यही जो है मियोसिस सेकेंड में भी होगी। अब शुरुआत करते हैं प्रोफेस 1 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोफेस 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होती है प्रोफेस 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। इट इंक्लूड द फॉलोइंग सब स्टेजेस। अब इसमें भी सब स्टेजेस कौन कौन सी है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब इन प्रोसेस में क्या होता है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं लिप्टोटीन से। लिप्टोटीन में क्या होता है? इन द लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम इवन मोर अनकोइल्ड एंड रिजेंबल अ लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप एंड दे डेवलप बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोमियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, हमने इसको टर्म दिया है क्रोमोमियर्स, जो कि एक थ्रेड लाइक शेप में होगा। ठीक है, तुरंत इसमें क्रोमोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हमने टर्म दी है क्रोमोमियर। लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम एट दिस स्टेज रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रियोल्स, सो द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस अपीयर लाइक अ बुके। यानी कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ होंगे, तो यहाँ पे एक जो है बुके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है, इन द एनिमल सेल देयरफॉर द स्टेज इज कॉल्ड द बुके स्टेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बुके स्टेज किसको कहा जाता है? ठीक है, तो लिप्टोटीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेज आती है लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। द जाइगोटीन स्टेज बिगिन with the pairing of homologous chromosomes which is called synapses। अब यहाँ पे आप देखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, ठीक है, वो आपस में इस तरीके से पेयर कर लेंगे और यहाँ पे जो है एक तरीके का इनको आपस में जोड़ने के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और उस प्रोटीन को जो है हमने बोला है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि आपस में इनको जोड़ करके रखता है। जाइगोटीन में क्या हुआ? एक जैसे क्रोमोसोम यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे? आपस में आकर के अटैच कर जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको बोलेंगे साइनेप्सिस। राइट, अब जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं तो सेल में जो है हमने ये है न्यूक्लियर मेंबर, जो कि धीरे धीरे प्रोसेस में ही डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो आपस में पेयर कर जाएंगे और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जाइगोटीन स्टेज में क्या दिखता है हमें? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जाइगोटीन में। नेक्स्ट पॉइंट है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हेल्प टू स्टेबलाइज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड टू फैसिलिटेट रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट स्टेज जो होगी पैचेटीन, उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जरूरी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आकर के पेयर करें यानी कि साइनेप्सिस करें। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पैचेटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। द क्रोमोसोम एट दिस पॉइंट आर टर्म्स बाइवेलेंट। इसको बाइवेलेंट क्यों कहा? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है मान लीजिए और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो हम इसको बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं। इसमें एक और टर्म आती है टेट्राड करके,
हमने इसको टेट्राइड क्यों बोला, क्योंकि क्रोमोजोम 2 है लेकिन क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिड्स जो है वो कितने हैं, 4 हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। क्रोमेटिड कितने हैं, 4 है, और क्रोमोजोम 2 है, तो क्रोमोजोम 2 है इसलिए हमने टर्म दिया बाइवेलेंट। क्रोमेटिड 4 है तो हमने इसको टेट्राइड बोला। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 विजिबल क्रोमोजोम्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टर्म दिया बाइवेलेंट। और एज अ टेट्राइड बिकॉज ऑफ द 4 विजिबल क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमेटिड्स 4 हैं तो हमने इसको टेट्राइड यहाँ पे टर्म दी। This stage is particularly crucial as a critical genetic phenomena called crossing over take place in this stage. अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन। यहाँ पे किसका एक्सचेंज होगा, क्रोमेटिन का एक्सचेंज होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अभी जो एक्सचेंज होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होगा। सो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल बिटवीन वन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे जो कि पास में आएंगे और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे आप शख्स दे रहे हो जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहा है, एक क्रोमोसोम दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, हमने इसको टर्म दी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ रहा है इस तरीके से, तो हमने इसको टर्म दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। The crossing over involve redistribution of mutual exchange of hereditary material between two homologous chromosomes. After the breaking of chromatids, the interchange of the chromatid segment take place between non-sister chromatid of the homologous chromosome. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन सिस्टर थे ये और होमोलोगस क्रोमोसोम थी, बट ये जो क्रोमेटिड्स है वो नॉन सिस्टर है, यानी कि अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है वो इससे जाके अटैच हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो पैचेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, तो आंसर होगा पैचेटिन। नेक्स्ट है डिप्लोटीन, द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अपीयर टू बी डिसॉल्व्ड। तो हमने देखा था जाइगोटीन में जो है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था ताकि ये जो क्रोमोसोम है आपस में अटैच रहें, दूर ना जाएं। बट डिप्लोटीन में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वापस से गायब होना शुरू हो जाता है। लिविंग क्रोमेटिड टू द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम फिजिकली जॉइंटेड एट वन और मोर लोकलाइज्ड पॉइंट कॉल्ड काइस्माटा। एक टर्म यहाँ पे अगेन हमें दिखती है काइस्माटा। अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि काइस्माटा कौन से स्टेज में दिखाई देता है, तो आंसर होगा डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है। अभी काइस्माटा क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही है और यहाँ पे एक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को हमने टर्म दिया है काइस्माटा। इन डिप्लोटीन काइस्माटा मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम इन अ जिप लाइक मैनर। तो जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट होती है तो ये जो काइस्माटा है पहले तो ये आर्म्स में ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन आता है धीरे धीरे जो है क्रोमोसोम के एंड की तरफ जो है मूव होना शुरू हो जाता है काइस्माटा, ठीक है। तो यहाँ पे वन वर्ड जो है क्वेश्चन बन सकता है कि काइस्माटा आपको कौन सी स्टेज में दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाइकानेसिस। अभी ये प्रोफेज ही चल रहा है, तो प्रोफेज का जो लास्ट सब स्टेज है वो है डाइकानेसिस, ठीक है। डाइकानेसिस में क्या होता है, इन दिस स्टेज द बाइवेलेंट chromosomes become more condensed and uniformly distributed in the nucleus. At this point, the nuclear envelope break down and nucleus disappears, जो कि प्रोफेस में होता है। यानी कि हमने माइटोसिस जब पढ़ा था हमने देखा था प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होने लग जाती है, न्यूक्लियस भी डिसअपेयर होने लग जाता है। सेम जब प्रोफेस का जो लास्ट स्टेज है तो वहाँ पे वही कैरेक्टर हमको दिखाई देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म होने लग जाती है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। फर्दर द काइस्माटा रीचेस द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। और अब जो काइस्माटा है वो एकदम एंड पे चला जाता है, क्रोमोसोम्स के एंड पे, ठीक है।
अब इसको हमने टर्म दिया है टर्मिनाइजेशन ऑफ द काइस्माटा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा काइस्माटा, ठीक है। तो ये थी लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। हमने कौन कौन सी जो है स्टेज डिस्कस की है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है। तो अभी ये प्रोफेज हमने पढ़ा है म्यूसिस फर्स्ट का। अब हम जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से स्टेज में कौन सा प्रोसेस हमें दिखाई दिया। तो लेप्टोटीन में बेसिकली क्या हुआ है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस कर जाता है और धीरे धीरे हमें क्रोमोजोम बनने जो है वहां पे शुरू हो जाते हैं लेप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोजोम पास में आते हैं, पेयर करते हैं, जिसको हमने टर्म दी साइनेप्सिस। बाइवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोजोम इन्वॉल्व है तो हमने उसको बोला बाइवेलेंट। टेट्राड क्योंकि वहां पे क्रोमेटिड 4 हैं, ठीक है, 4 क्रोमेटिड हैं और 2 क्रोमोजोम है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बीच में बन जाता है 2 होमोलोगस क्रोमोजोम के, तो हमने इसको टर्म दी साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ हो रहा है, जाइगोटीन में। क्वेश्चन आ सकता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म होता है, तो जाइगोटीन में। नेक्स्ट स्टेज आती है थर्ड, पैचेटीन। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं, जहां जहां पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम आपस से कांटेक्ट में आते हैं वहां पे जो है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है। क्रॉसिंग ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे होती है, पैचेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। और एक एंजाइम जो है जो ये एक्सचेंज कराता है क्रोमेटिन मटेरियल का, उस एंजाइम को हमने नाम दिया है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसकी वजह से जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में काइस्माटा फॉर्मेशन होता है और डिसोल्यूशन हो जाता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, जो कि कहाँ बन रही होती है, जाइगोटीन के अंदर बन रही होती है। अगेन लास्ट स्टेज आती है डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है काइस्माटा, यानी कि जो काइस्माटा है वो धीरे धीरे जो है क्रोमोसोम के एंड पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डायकाइनेसिस के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व होने लग जाती है और न्यूक्लियोलस भी जो है डिसॉल्व होने लग जाता है। अब आते हैं प्रोफेस में एक्चुअली ओवरऑल हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हैपन व्हेन पार्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्विच प्लेसेस आफ्टर ओवरलैपिंग। ओवरलैप हुआ, ये देखिए यहाँ पे, इसको हमने टेट्राड बोला क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे क्रोमेटिड है, और इसको हमने बाइवेलेंट बोला क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ये आपस में ओवरलैप कर गए और यहाँ पे जो है क्रोमेटिन मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, देख सकते हो इस तरीके से स्विच हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। तो मेटाफेज 1 consist of spindle fiber attachment to the chromosome and chromosomal alignment at the equator। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो है जाकर के अटैच हो गए क्रोमोसोम पे। और अगेन हमें पता है मेटाफेज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेटर पे वो अलाइन कर जाते हैं। तो ये आप देखिए एक इक्वेटर पे जो है अलाइन कर गए हैं क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड विद द centromere of the homologous chromosome which are directed towards the opposite pole। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि हमने देखा था माइटोसिस में जो है स्प्लिट कर जाते हैं क्रोमोसोम, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड है जो वो दूसरे पोल पे जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम इस क्रोमोसोम की बात करें तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम जो है दूसरे पोल पे जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे आप देखोगे कि माइटोसिस में हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम पे जो है 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। लेकिन मेटाफेज 1 में ऐसा नहीं है। मेटाफेज यानी कि म्यूसिस की मेटाफेज 1 है, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ही स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा और कंप्लीट क्रोमोसोम जो है एक डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसी स्टेज से आप देख सकते हो कंप्लीट क्रोमोसोम जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि पेरेंट सेल में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 2 थे, लेकिन यहाँ पे अब फर्दर जो डॉटर सेल बनेंगे वहां पे 1 ही रहेगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो डॉटर सेल में यहाँ पे 1 क्रोमोसोम रहेगा दोनों में ही। तो जो हम बोल सकते हैं म्योसिस 1 जो वो एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन म्योसिस 1 होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर आर अटैच, स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है, और जो है
अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होता है हमें पता है, अलग अलग पोल पे जा करके ये चले जाते हैं क्रोमोसोम्स। एट एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड due to shortening of chromosomal fiber or microtubules, each homologous chromosome with its two chromatids and undivided centromere move towards the opposite pole of the cell। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं करेगा, यानी कि कंप्लीट जो क्रोमोसोम है दूसरे पोल पे चला जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। Because during the chiasmata formation one of the chromatid has changed its counterpart, therefore the two chromatids of the chromosome are not genetically identical। यानी कि पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो है प्रोफेस में जो है एक्सचेंज हो गया था जेनेटिकल मटेरियल का। अब क्या रहा, ये जो क्रोमेटिड है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल अब नहीं रहे। लास्ट स्टेज है टीलोफेज 1। The onset of telophase 1 is defined by the moment of haploid set of chromosome at each pole। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिक्रीज हो गया। The nuclear envelope is formed around the chromosome and the chromosome become uncoiled, the nucleolus reappear and thus two daughter nuclei are formed। तो यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है टू न्यूक्लियाई हमें दिख रहे हैं एक पोल पे, राइट एक अपोजिट पोल पे है, दूसरा दूसरे पोल पे है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखिए, इस पर्टिकुलर सेल जो कि आगे जाकर बनेगा इसमें एक ही क्रोमोसोम है, दूसरे में भी एक ही क्रोमोसोम है। यानी कि अगर पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे डॉटर सेल में वन ही क्रोमोसोम गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और क्लीवेज फरो बनेगा और सेल जो है डिवाइड कर जाएगा एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, इट अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ टू डॉटर सेल। ठीक है, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्लीवेज फरो बनता है इस तरीके से और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और ये टू डॉटर सेल बन जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जिसकी वजह से इसका जो है प्रोसेस थोड़ा मुश्किल रहता है। अब इसमें क्या होगा, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी। क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो जैसे ये स्पिंडल फाइबर है इस तरीके से, ये सारे के सारे डिजोल्व नहीं होंगे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, कुछ रह जाते हैं जो एक तरीके से बेस प्रोवाइड करेंगे और गोल्गी बॉडी जो है वहां पे वेसिकल सिक्रीट करेगी यहाँ पे इस तरीके से। तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे वेसिकल सिक्रीट करेगी, यही वेसिकल सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सेल प्लेट भी बोलते हैं। अब ये बनती किससे है, ये बनती है कैल्शियम पैक्टेट से, कैल्शियम पैक्टेट से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम पैक्टेट से बनती है मिडिल लेमेला या सेल प्लेट। और इसी सेल प्लेट की वजह से जो है सेल जो है डिवाइड करेगा। तो फर्दर क्या बनेगी, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो सेल वॉल पहले बनती है और सेल मेम्ब्रेन बाद में, और फर्दर जो है यहाँ पे डिवीजन हो जाता है सेल का। ठीक है, तो प्लांट सेल में इस तरीके से डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज सेकंड इज पीरियड ऑफ रेस्ट दैट सेल ऑफ सम स्पीसीज एंटर ड्यूरिंग मियोसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये जो गैप आता है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और इसमें किसी भी तरीके का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है मियोसिस 2, phases of meiosis 2। In the second phase of the meiotic division, the haploid cell divide mitotically and result in the 4 haploid cells. This division is also known as homotypic division। अब यहाँ पे हमें जो सेल मिलेंगे मियोसिस 2 के अंदर वो हैप्लोइड सेल्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी हाफ हो चुका है। अभी इन्हीं हैप्लोइड सेल का जो है
म्यूटिक डिवीजन, यानी कि जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस से। अगर आपको माइटोसिस प्रोसेस पता है तो आप मियोसिस सेकंड बहुत ही इजी है क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल हमें मिले हैं और इसके बाद ये जो डिवीजन होगा हम इसको होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस सेकंड में भी कौन कौन से स्टेप होंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोफेज सेकंड। इन प्रोफेज सेकंड ईच सेंट्रियोल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो यहाँ पे सेंट्रियोल की हमें अगेन जरूरत पड़ेगी, तो सेंट्रियोल यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इन सेंट्रियोल the centriole move towards the opposite pole and nuclear membrane and the nucleus disappear। again जिस तरीके से प्रोफेस में हमने देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है डिसोल्व हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसोल्व हो जाएगा और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे आपके गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सबके सब डिसोल्व हो जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमें जरूरत है किसकी? सेंट्रियोल की, क्योंकि उसे से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और जो कि जा करके अटैच करेंगे क्रोमोजोम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 सेल दिखाए हैं क्योंकि हमारे पास मियोसिस सेकंड में, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में जो उनका रिजल्ट था वो 2 सेल हमें मिले थे, तो हम 2 सेल को लेकर के चल रहे हैं प्रोफेज सेकंड के अंदर। ठीक है, प्रोसेस दोनों ही सेल में एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रियोल है, ये क्या करेंगे? धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर मियोसिस 1 में सेंट्रियोल इस डायरेक्शन में थे तो मियोसिस सेकंड के अंदर जो सेंट्रियोल का पोजीशन है वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफेज सेकंड। ड्यूरिंग मेटाफेज सेकंड द क्रोमोसोम गेट अरेंज इन द इक्वेटर ऑफ द सेल थ्रू द स्पिंडल फाइबर। अगेन मेटाफेज में आपको पता है इक्वेटर पे आ जाते हैं जो है क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड दस each chromosome produce 2 daughter chromosome। the spindle apparatus attached to the centromere of each chromosome। अब यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच हो जाते हैं किससे? सेंट्रोमियर से, यहाँ बोल सकते हैं काइनेटोकोर से, इस तरीके से। और दोनों ही तरीके से मान लीजिए इस तरीके से भी स्पिंडल फाइबर आएगा और दूसरी डायरेक्शन से भी आएगा, पर मेटाफेज फर्स्ट में जो है एक ही तरफ से अटैच होगा। ठीक है, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस से। नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज के बाद एनाफेज, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। द डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स। यानी कि यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुल्स है, क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स है, हमने इसको क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूबुल्स क्यों बोला? क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर जो कि जाकर के क्रोमोसोम से अटैच है एंड वो क्या करेंगे? वो छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग होगी और क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरजोनल माइक्रोट्यूबुल ऑफ द स्पिंडल, अब ये दूसरे पोल पे जाने लगे। एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट क्रोमोसोम जो है मूव नहीं कर रहा है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है। राइट, तो यहाँ पे जो है क्रोमोसोम, ये कंप्लीट क्रोमोसोम ही था, लेकिन एक सिस्टर क्रोमेटिड जो दूसरी डायरेक्शन में चला गया और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी डायरेक्शन में चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था? 1 था, एक ही क्रोमोसोम था। अब लेकिन जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम एक ही है लेकिन क्रोमेटिड जो है आपस में अटैच है। राइट, तो ये हो गया एनाफेज सेकेंड। नेक्स्ट आ गया टीलोफेज सेकंड। द क्रोमेटिड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल एंड नाउ नोन एज क्रोमोजोम्स। अभी तक हम इसको क्रोमेटिड्स बोल रहे थे। ठीक है, मान लीजिए क्रोमोजोम है और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये है तो एक ही क्रोमोजोम, लेकिन ये क्या है? क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गए तो भी क्या है? ये क्रोमोजोम है, ये भी सिंगल क्रोमोजोम है और ये भी क्या है? सिंगल क्रोमोजोम है। ठीक है, द endoplasmic reticulum form the nuclear envelope around the chromosome and the nucleus reappear due to the synthesis of ribosomal RNA। टीलोफेज में चीजें जो है रिवर्स होने लग जाती है, जैसे प्रोफेस में हो रहा था उससे जस्ट अपोजिट होने लग जाता है। जो चीजें वहां पे गायब होनी शुरू हुई थी वो वापस से रीअरेंज हो जाती है टीलोफेज में। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है वो अपोजिट पोल पे है और जो क्रोमोजोम है वो जा करके दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे जा करके रुक गए हैं। टीलोफेज के बाद में
प्रोसेस आता है साइटोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इज आइडेंटिकल टू साइटोकाइनेसिस 1, रिजल्टिंग इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो है 4 डॉटर सेल बनेंगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम तो एक ही था पर सेल में, लेकिन म्यूसिस में क्या था, 2 थे। ठीक है, एक सेल में 2 थे, लेकिन म्यूसिस 1 कंप्लीट होने के बाद में एक सेल हमें मिला। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे जो है 1 क्रोमेटिड इसमें चला गया जिसको हम क्रोमोजोम बोलेंगे अब। ठीक है, और एक चला गया इसमें, और यहाँ पे रिजल्ट में हमें मिला 4 डॉटर सेल, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हाफ हो गया। ठीक है, ऑल्दो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गया था म्यूसिस 1 में ही, जो कि एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन होगा क्योंकि उसी में क्रोमोजोम नंबर हाफ हुआ था, और म्यूसिस सेकंड जो एग्जैक्टली सेम होगा किससे, माइटोसिस प्रोसेस से। राइट, अब देखिए म्यूसिस 1 में एक ओवरऑल हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई। तो इंटरफेस के बाद में, यानी कि कोई भी सेल साइकिल चलती है तो सेल साइकिल में पहले G1 आता है, फिर S आता है, जाके DNA रेप्लिकेट करता है, उसके बाद में G2 आता है। ठीक है, तो ये इंटरफेस ही है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। G2 के बाद में कोई भी सेल जो है एंटर कर जाता है म्यूटिक फेज में, और जहाँ पे एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इंटरफेस में जो है प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि एम फेज यहाँ से शुरू हो गई है। न्यूक्लियस में कैसे डिवीजन होगा वो हम देख रहे हैं। प्रोफेज में जो क्रोमोजोम है कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोजोम फॉर्मेशन अब शुरू हो जाता है प्रोफेज के अंदर। मेटाफेज में क्या होगा यहाँ पे लेकिन प्रोफेज में एक और चीज होती है म्यूसिस 1 में, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज हो जाता है प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 में जो है हमने 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 के अंदर। मेटाफेज वो एक तरीके से एक इक्वेटर में अलाइन कर जाता है और कंप्लीट क्रोमोजोम जो है वो मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक क्रोमोजोम ये कंप्लीट मूव किया है, स्प्लिट नहीं हुआ है, और ये दूसरा क्रोमोजोम दूसरे एंड पे, ये क्रोमोजोम इस एंड पे और ये क्रोमोजोम इस एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुई है क्रोमोजोम की, कंप्लीट क्रोमोजोम एक डायरेक्शन में मूव करेगा। टीलोफेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एक क्लीवेज फरो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है सेल में, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया है। अगला आता है मियोसिस सेकेंड। तो ये वो सेल है जो कि मियोसिस 1 कंप्लीट करके आए हैं मियोसिस सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम पीछे देखें तो एक ही सेल में कितने क्रोमोजोम है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब हमें इनका प्रोडक्ट मिला तो हमने देखा एक सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम है, 1 2, यानी कि क्रोमोजोम नंबर ऑलरेडी हाफ हो गया है। अब फर्दर इन क्रोमोजोम का है जो है वो किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। प्रोफेज सेकेंड के अंदर जो है अगेन यहाँ पे कंडेंस होके क्रोमोजोम हमें विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्व होने शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, और मेटाफेज के अंदर जो है इक्वेटर पे वो अलाइन कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच कर गए हैं क्रोमोजोम से। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे क्रोमोजोम से अटैच कर गए हैं स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से ये दोनों सेल में प्रोसेस हो रहा है। अब एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही क्रोमोजोम यानी कि ये सिंगल क्रोमोजोम था वो स्प्लिट कर गया है, एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है दूसरे पोल पे और एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे, अपोजिट पोल पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले गए हैं। सेम इसी जो है क्रोमोजोम में सेम प्रोसेस हो रहा है इस तरीके से। राइट, फर्दर जो है इस क्रोमोजोम में हमें 1 2 क्रोमोजोम नंबर, इसमें भी 1 2। ठीक है, फर्दर जो हमें प्रोडक्ट मिला है या हम बोल सकते हैं डॉटर सेल, हमें जो 1 2 3 4 डॉटर सेल मिले हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। बट एक्चुअल जो पेरेंट सेल था उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने थे, 4, और यहाँ पे हमें जो है डॉटर सेल में मिले 2, यानी कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो गया है। ठीक है, तो
ये बेसिक डिफरेंस है मियोसिस में और माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और माइटोसिस प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, इसीलिए हम उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखिए मियोसिस में 2n, ठीक है, यहाँ पे भी 2n है, लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया। ये n नंबर है, ये n नंबर है, और जो मियोसिस सेकंड के बाद में भी जो डॉटर सेल हमें मिलेंगे उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मियोसिस सेकंड क्या है, माइटोसिस के जैसा ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा, यानी कि जैसा पेरेंट में है वैसा ही रहेगा। तो पेरेंट में हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले हैं, तो यहाँ पर भी n ही होगा, ठीक है। और माइटोसिस में क्या हुआ था, 2n है पेरेंट में, और जैसे ही माइटोसिस हुआ तो डॉटर सेल में भी है 2n और 2n, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।